अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है और आज हम शुरू करते हैं नवा चैप्टर जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इस चैप्टर को पढ़कर हम ये जानेंगे कि 1980 के दशक के आखिरी सालों में देश की राजनीति के अंदर कौन कौन से बदलाव आए, गठबंधन सरकारों के उदय के कारण क्या थे, मंडल आयोग या मंडल कमीशन आखिर क्यों बनाया गया था। साथ ही जानेंगे सांप्रदायिकता की कुछ घटनाओं के बारे में और आखिर में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मसलों के बारे में जिस पर ज्यादातर राजनीतिक दल आपस में सहमत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नवा चैप्टर जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। ये चुनाव कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ा था। इन चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 1984 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को 415 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इसी के साथ देश की राजनीति के अंदर 5 बड़े बदलाव आए जिन्होंने आगे की राजनीति पर भी बहुत ज्यादा असर डाला। पहला बदलाव था कांग्रेस प्रणाली का अंत। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और उसे सिर्फ 197 सीटों पर ही जीत मिली। हालांकि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में या बड़ी पार्टी के रूप में बरकरार रही, लेकिन वो अपने पहले वाली मजबूत स्थिति को, अच्छे वाले मुकाम को ना पा सकी। दूसरा बदलाव था मंडल मुद्दे का उदय। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने का फैसला लिया। अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ बहुत सारे हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी मुद्दे को मंडल मुद्दे के नाम से जाना जाता है और इस मुद्दे ने भी भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तीसरा मुद्दा था नई आर्थिक नीतियों का उदय। 1990 के दशक में भारत के अंदर गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, तेजी से विकास करने के लिए नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया था और इन नीतियों की शुरुआत राजीव गांधी के वक्त हुई थी। हालांकि बहुत सारे संगठन नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ हैं, लेकिन इस दौरान जितनी भी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीतियों का समर्थन किया। चौथा, अयोध्या विवाद। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और इसी के साथ भारत के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। धर्मनिरपेक्षता पर और राष्ट्रवाद पर तेजी से बहस छिड़ गई। और पांचवा बदलाव था राजीव गांधी की हत्या। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी चुनाव प्रचार के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे। तभी श्रीलंका के लिट्टे से संबंधित तमिलों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी और 1991 के चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली पर बहुमत नहीं मिला। फिर भी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में गठबंधन वाली सरकार बनी थी। अब हम जानते हैं कि भारत के अंदर आखिर गठबंधन सरकारें क्यों पाई जाती हैं। भारत में शुरू से ही बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। हालांकि शुरू में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सफलता मिलती थी या एक दल का लंबे समय तक शासन रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आई और 1989 से लेकर अब तक भारत के अंदर गठबंधन सरकारें ही चल रही हैं लगभग। अब गठबंधन सरकारों के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी। शुरू में कांग्रेस बहुत ही लोकप्रिय दल था, लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आई और कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी की वजह से गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिला। जैसे 1971 से 75 के बीच कांग्रेस की लोकप्रियता में तेजी से कमी आई, इसलिए आपातकाल के बाद जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। दूसरा कारण है क्षेत्रीय दलों का उदय। भारत में आजादी के बाद नियोजन को अपनाया गया विकास करने के लिए, लेकिन विकास का लाभ सभी क्षेत्रों को समान रूप से नहीं मिला। इसलिए अब हर क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के दल को ज्यादा महत्व देने लगे, जिससे केंद्र में किसी भी एक दल को बहुमत मिलना मुश्किल हो गया। इससे भी गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिला। और तीसरा कारण है राष्ट्रीय दलों में फूट। भारत में आजादी के बाद कई बार कांग्रेस का बंटवारा हुआ। 1980 के चुनावों के बाद जनता पार्टी में भी फूट पड़ गई और 1962 में भारत चीन युद्ध की वजह से सीपीआई का भी बंटवारा हो गया। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े दल थे, राष्ट्रीय स्तर के दल, उनमें फूट पैदा होने लगी, दलों की तादाद बढ़ने लगी, गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिला। और चौथा, भाषा और जाति के मुद्दे। भारत में 1960 के दशक में भाषा का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया था और सबसे पहले तमिलनाडु में भाषा के आधार पर डीएमके को जबरदस्त सफलता मिली।
वहीं जाति का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण होने लगा और यूपी में दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बीएसपी का उदय हुआ। तो इस तरीके से भारत के अंदर गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिला। अब हम जरा मंडल आयोग के बारे में जानते हैं। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसे मंडल आयोग या मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए किया गया था। इस वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अलग तरीके का वर्ग है, यानी एससी एसटी से भी अलग है ओबीसी। अब इस आयोग ने एक सर्वे किया और सर्वे के दौरान यह पाया कि इन पिछड़ी हुई जातियों की सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में बहुत कम मौजूदगी है। इसलिए आयोग ने इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए इन्हें आरक्षण देने का समर्थन किया। अब जब 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण देने का समर्थन किया। सरकार के इस फैसले से बहुत सारे लोग नाराज हो गए। तो जो लोग आरक्षण के समर्थन में थे और जो लोग आरक्षण के खिलाफ थे, उनके बीच हिंसाएं होने लगी, यानी झगड़े होने लगे, लड़ाई होने लगी। इसी मुद्दे को मंडल मुद्दे के नाम से जाना जाता है और इस मुद्दे ने भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब हम जरा जानते हैं भाजपा या बीजेपी के बारे में। भाजपा पुराने जनसंघ का नया नाम है। भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने यह पार्टी बनाई थी। जब जनता पार्टी बनी थी तो जनता पार्टी के पतन के बाद जनसंघ के समर्थकों ने भाजपा या बीजेपी बनाई थी। शुरू में भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया, लेकिन 1980 और 84 के चुनावों में बीजेपी को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए इस पार्टी ने आगे चल के अपनी विचारधारा में परिवर्तन करके हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता अपनाया। हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द को वीडी सावरकर ने गढ़ा था। उनका मानना था, हिंदुत्व के समर्थकों का कहना है कि मजबूत देश सिर्फ हिंदू संस्कृति के आधार पर ही बनाया जा सकता है। 1986 में ऐसी 2 घटनाएं घटी जिसने भाजपा को या बीजेपी को एक हिंदूवादी पार्टी बना दिया। पहली घटना थी शाहबानो केस और दूसरी अयोध्या विवाद। तो पहले हम शाहबानो केस के बारे में जानते हैं। 1985 में मुस्लिम तलाकशुदा महिला शाहबानो ने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत में अर्जी दायर की। अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम कट्टरपंथी वर्ग इसके खिलाफ हो गए। अब मुस्लिम वर्ग के विरोध को देखते हुए सरकार ने तलाक से जुड़े कानूनों के अंदर संशोधन कर दिया, बदलाव कर दिया। अब इस बदलाव की वजह से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला एकदम पलट गया, जिसका बहुत सारे महिला संगठनों ने विरोध किया, भाजपा ने विरोध किया, एनजीओ ने विरोध किया और बीजेपी ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया। इस घटना से राजनीति के अंदर धार्मिक मुद्दों का महत्व बढ़ने लगा और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। दूसरी घटना थी अयोध्या विवाद। फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए ताकि यहां पर हिंदुओं द्वारा पूजा पाठ की जा सके। बाबरी मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने करवाया था और बहुत सारे हिंदू संगठनों का यह मानना था कि यहां पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो इसलिए हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद होने लगा और 1940 के दशक में मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया इसी विवाद की वजह से। लेकिन जब बाबरी मस्जिद के अहाते के ताले को खोला गया, वैसे ही हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने अपने अपने संप्रदायों को एकजुट करने का प्रयास किया। भाजपा ने इसे चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बना लिया। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली और हिंदू वोटों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और एक कार सेवा का आयोजन किया, जिसमें राम भक्तों से कहा गया कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए अपना श्रमदान करें। अब इससे पूरे देश में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो विवादित स्थल की सुरक्षा का इंतजाम करे, लेकिन इसके बावजूद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और देश के अंदर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 1993 में मुंबई के अंदर भी हिंसा भड़क गई, जो कि 2 हफ्तों तक चलती रही। बाबरी मस्जिद गिराए जाने की वजह से देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। अब केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के खिलाफ और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दायर किया गया, क्योंकि उन्होंने विवादित स्थल की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया था। अब बहुत सारे राजनीतिक दलों ने मस्जिद के गिराए जाने की निंदा की, आलोचना की और साथ ही जो है
इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी बताया। और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आ खड़े हुए जैसे आजादी के तुरंत बाद हुए थे। क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों के ऊपर दबदबा कायम होगा, या भारत के अंदर व्यक्ति किसी भी धर्म, मजहब या जाति का हो उसे समान रूप से नागरिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार दिए जाएंगे? बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद यही सवाल दोबारा से उठाए जाने लगे थे। सांप्रदायिकता की घटना यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। आगे चल के 2002 में भी गुजरात के गोधरा स्टेशन पर घटना घटी। 2002 में गुजरात में गोधरा नामक स्टेशन पर एक ट्रेन की बोगी के अंदर आग लगी, जिसमें कार सेवक सवार थे और 57 लोगों की इसके अंदर मौत हो गई। अब यह संदेह जताया गया कि बोगी के अंदर आग मुस्लिम समुदाय ने लगाई है, इसलिए गुजरात के अंदर बड़े पैमाने पर मुस्लिम विरोधी दंगे होने लगे, जिसमें तकरीबन 1100 लोग मारे गए और उसमें से ज्यादातर मुसलमान थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मुद्दे पर गुजरात सरकार की आलोचना की। अब हम जरा एक नजर गठबंधन सरकारों पर डालते हैं। हालांकि भारत के अंदर बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया और शुरू में हर बार कांग्रेस को ही सफलता मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आई और कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी की वजह से गठबंधन सरकार बनने लगी और 1989 से लेकर अब तक गठबंधन का ही दौर चल रहा है। अब केंद्र में कौन कौन सी गठबंधन सरकारें बनी है उस पर नजर डालते हैं एक बार। सबसे पहले केंद्र के अंदर जो गठबंधन सरकार बनी वो बनी 1977 में जनता पार्टी की सरकार। जब जनता कांग्रेस से नाराज हो गई और बहुत सारी पार्टियां भी कांग्रेस के खिलाफ हो गई, तो बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी नाम का अपना एक बहुत बड़ा दल बनाया ताकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा जा सके। तो जनता पार्टी को बहुमत मिला। हालांकि ये सरकार ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन देश में पहली बार कांग्रेस विरोधी और गैर कांग्रेस सरकार बनी थी जो गठबंधन वाली थी। इसके बाद 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। इस सरकार को भाजपा ने अपना समर्थन दिया, लेकिन 11 महीने बाद बीजेपी ने समर्थन अपना वापस ले लिया। इसके बाद चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल सेकुलर की सरकार बनी, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया, पर कुछ वक्त बाद कांग्रेस ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। 1996 में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर सबके सामने आया, लेकिन किसी दूसरे दल का समर्थन ना मिलने की वजह से सिर्फ 13 दिन तक सरकार चल सकी। इसके बाद एचडी देवगौड़ा की सरकार बनी, लेकिन 10 महीने बाद इसका भी पतन हो गया। इसके बाद आई के गुजराल की सरकार बनी, लेकिन ये सरकार भी ज्यादा ना चल पाई। फिर 1998 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम का अपना एक गठबंधन बनाया। एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन गठबंधन के आपसी विवादों की वजह से यह सरकार सिर्फ 13 महीने चल सकी। 1999 में फिर इलेक्शन हुए और एनडीए को दोबारा बहुमत मिला और यह पहली सरकार थी गठबंधन वाली जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब 1999 के 5 साल बाद 2004 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को बहुमत मिला। यूपीए की गठबंधन वाली सरकार बनी, इसलिए मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री बना दिया। फिर उसके बाद 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2009 में। यूपीए को एक बार फिर बहुमत मिला, इसलिए मनमोहन सिंह साहब को दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया। 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों को ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 1977 के बाद या आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूरा बहुमत मिला। इन चुनावों में एनडीए को 336 सीटें, बीजेपी को 282 सीटें मिली, यानी बीजेपी को पूरा बहुमत मिला, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब भारत के अंदर हालांकि गठबंधन सरकारें काफी टाइम तक बनती नहीं है और दलों की तादाद ज्यादा होने की वजह से या गठबंधन की वजह से भारत के अंदर दलीय प्रतियोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन दलों के बीच प्रतियोगिता होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर ज्यादातर राजनीतिक दल आपस में सहमत हैं, जिसमें से पहला मामला है नई आर्थिक नीति। हालांकि बहुत सारे संगठन समूह नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ है, लेकिन ज्यादातर दलों का यह मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश का विकास होगा, गरीबी बेरोजगारी दूर होगी और भारत एक आर्थिक शक्ति बनकर सबके सामने आ जाएगा। दूसरा, पिछड़ी हुई जातियों का समर्थन। ज्यादातर दलों का यह मानना है कि पिछड़ी हुई जातियों को आगे जो बढ़ाया जा सकता है वो आरक्षण के जरिए बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ज्यादातर दल आरक्षण का समर्थन करने लगे। और तीसरा, क्षेत्रीय दलों की भूमिका। भारत में गठबंधन की वजह से क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत बढ़ गई है और अब छोटे छोटे दलों को भी केंद्रीय स्तर पर भूमिका निभाने का मौका मिला है।
और चौथा कार्य सिद्धि पर बल। गठबंधन की वजह से अब ज्यादातर दल सत्ता में हिस्सेदारी पर जोर देते हैं, जैसे कि बहुत सारे दल एनडीए या बीजेपी की हिंदुत्व की नीति के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उन्होंने एनडीए के गठबंधन को अपना समर्थन दिया। अब हम जरा कुछ कार्टूनों पर नजर डालते हैं एक बार। ये जो पहला कार्टून है इसके अंदर नई आर्थिक नीतियों को दिखाया गया है। इस कार्टून में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को नई आर्थिक नीति लागू करते हुए दिखाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया, लेकिन यह काम बहुत ही जोखिम भरा था क्योंकि इसके लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज लिया गया था। दूसरा कार्टून बाहरी समर्थन को दिखाता है। इस कार्टून में 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को वाम मोर्चा और भाजपा के जरिए दिए गए बाहर से समर्थन को दिखाया गया। बाहर से समर्थन का मतलब है जब कोई दल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता लेकिन सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दे देता है, तो इसे ही बाहर से समर्थन कहते हैं। और इस तीसरे कार्टून में दिखाया गया कि 1971 तक जो सरकार बनी वो बहुमत के आधार पर बनी, लेकिन 1989 और 99 तक के चुनावों में गठबंधन का दौर शुरू हो गया और केंद्र में 9 गठबंधन सरकारें बनी जो एक दूसरे के समर्थन पर टिकी थी, अल्पमत सरकारें थी। 1999 में बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में कांग्रेस की हार का जो कारण था वो नेतृत्व का अभाव था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मरने के बाद लोगों की आस्था इस पार्टी से कम होने लगी। लोगों को महसूस होता था कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती, इसलिए सोनिया गांधी को पार्टी से जोड़ा गया ताकि लोगों की आस्था को एक बार फिर पार्टी से जोड़ा जा सके। चौथे कार्टून के अंदर मंडल मुद्दे को दिखाया गया। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया तो जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन कुछ लोग आरक्षण के पक्ष में थे तो कुछ इसके खिलाफ थे, इसलिए दोनों वर्गों में ही हिंसक झड़पें होने लगी और यह मुद्दा मंडल मुद्दे के नाम से मशहूर हुआ। वर्तमान में भी आरक्षण पर वाद विवाद होता रहता है। और इस आखिरी कार्टून के अंदर दिखाया गया है कि भारत के अंदर किस तरीके से बार बार प्रधानमंत्री बने और भारत ही खतरे में पड़ गया। इस कार्टून में 1990 से 98 तक के प्रधानमंत्रियों की स्थिति को दिखाया गया। 1990 से 98 के बीच 6 प्रधानमंत्री बने जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और राजनीति में अस्थिरता पैदा हो गई। इसलिए सवाल पैदा हुआ कि भारत बच भी पाएगा या नहीं बच पाएगा। तो दोस्तों ये था आपका नवा चैप्टर भारतीय राजनीति में नए बदलाव। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कम कीमत पर आसानी से नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।